अच्छा जी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल का रिलेशन, और हमने ये पढ़े थे वो तीन फैक्टर्स जिससे ये प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन स्टैब्लिश होता है। वेल्थ इफेक्ट, इंटरनेशनल इफेक्ट और इंट्रोस्ट रेट इफेक्ट। उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लें। तो और उससे आगे हम गए थे कि शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हम इस पे जाने लगे कि डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व ये शिफ्ट होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस लेवल, यही होता है ना, सारी बात है। और इसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सोजेनस फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो मॉडल में डिस्क्राइब नहीं किए गए, मतलब ये जो आपके पास डायग्राम है, इसमें एक तरफ प्राइस है, एक तरफ जीडीपी लिया हुआ है, इनकम कह लो उसे, ठीक है। तो अब इसका मतलब है वो नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स। और वो कौन से हैं? वो फैक्टर्स जो आपकी कंजम्पशन को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट को चेंज करते हैं, जो हमने पीछे पढ़े हैं सारे फैक्टर्स, वो सारे नॉन प्राइस लेवल फैक्टर कहलाएंगे। इसका मतलब है आपके जब भी कंपोनेंट में चेंज आएगा, प्राइस में नहीं आ रहा चेंज, कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, अगर इनमें चेंज आ रहा है तो डिमांड में शिफ्ट ही होना है। क्योंकि ये चेंज जब होते हैं ना, तो ये इनके पीछे फैक्टर्स मौजूद हैं जो हमने पढ़े थे, तो वो नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और वो हम उसको भी आगे चल के बात भी कर लेंगे तो वो कौन कौन से। अच्छा, अब ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड को क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट कर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और लेफ्ट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट पे शिफ्ट करने का मतलब है कि डिमांड कम हो रही है, और राइट पे शिफ्ट होने का मतलब है कि डिमांड ज्यादा हो रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड ले लूं पहले, कि जी आपके पास सी था, आई था और जी था, फर्ज किया हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। तो ये थ्री सेक्टर आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सी प्लस आई जो है ना, हम तो सब एडमिट हो रहे हैं। अच्छा, आई वन आ गया। आई वन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह क्या हो सकती है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस, वैसे ही आपको बता रहा हूँ, सर फॉरेन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। जी बिल्कुल आ सकती है। बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो भाई बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, ये एक नॉन प्राइस लेवल फैक्टर है, तो ऑफ कोर्स इसने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट ही होना है। इसी तरह इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई है, तो उससे फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिर यहाँ लेफ्ट साइड पे इस तरह करके शिफ्ट कर सकता है, AD2 के नाम से, ये भी हो सकता है। बहरहाल ये होता नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स की वजह से ही है। मैं बार बार नॉन प्राइस लेवल फैक्टर बोल रहा हूँ, प्राइस फैक्टर नहीं बोल रहा, क्योंकि प्राइस लेवल का मतलब है कि किसी एक चीज की प्राइस की बात हम नहीं कर रहे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये तो इंक्रीज इन डिमांड का था। अच्छा, अब आपको ये वो बताया वही फैक्टर्स जो कि शिफ्ट लेकर आते हैं, और वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि हमारे पास कंजम्पशन है, ठीक है, ये शिफ्ट करता है। और कंजम्पशन बढ़ने की या कम होने की वजह क्या हो सकती है, राइज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम अगर इसी को देख लें कि अगर राइज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है तो क्या होगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को, बताओ। सर इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल सही, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। और हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी, ये जो हमने ओहो जो हमने बनाई है शेप, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर शिफ्ट जाएगा, यही कर हुआ। देंगे। हाँ, और इसी तरह वालेकुम से सर। वालेकुम सलाम। भाई ठीक है, खैरियत सर है ना? जी वो मैं हॉस्पिटल था इसलिए मैंने जो है ना वो अभी से अच्छा जी, अब जल्दी सुने। कोशिश मेरी पूरी है कि ये हम एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को आज एक दो क्लासेस में खत्म कर दें, ताकि आगे हम फिर इसके क्वेश्चंस और MCQs भी देख सकें। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं कट इन इनकम टैक्स, तो इससे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को क्या होगा, इससे भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सारी पता है, इनकम टैक्स कम हो रहा है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है ना, कंजम्पशन ज्यादा होगी। इसी तरह अगर वेल्थ जो है वो बढ़ रही है, तब भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। राइज इन द मनी सप्लाई है,
तो तभी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये राइज इन द, ये हमने चूंकि फैक्टर पढ़े हैं ना पीछे, ये राइज इन द मनी सप्लाई है क्या, किसी को पता है? मनी सप्लाई का मतलब है कि अब जो है ना, जो पैसा है ना वो ज्यादा हैंड्स चेंज कर रहा है। मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी इन सर्कुलेशन, मतलब ये, फॉर एग्जांपल कि मैं, आई गेट एन इनकम फ्रॉम द जॉब आई डू, और मैंने वो इनकम लेकर घर में दराज में रख दी, तो अब वो इनकम जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं आ रही। वो जब तक, अगर मैं उस इनकम को लेकर कहीं खर्च कर दूं, किसी दुकानदार को दे दूं, कोई चीज लेनी थी मैंने, वो दुकानदार उससे कोई और चीज ले ले जो उसको चाहिए थी। जैसे हम इसको जरा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि मैंने जी जनाब जो सैलरी आ रही, मैंने आईफोन लेना था, तो मैंने जी सैलरी थे आई, मैंने आईफोन ले लिया, पैसे दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने क्या किया कि उसने अपने बच्चों की फीस देनी थी स्कूल की, तो उसने वो फीस दी, और घर का कुछ सामान लेना था वो ले लिया। तो वो अब पैसे चले गए स्कूल के पास। तो अब स्कूल वालों ने क्या किया कि स्कूल वालों ने उससे कोई और फर्ज किया कि कुछ फर्नीचर को रिपेयर करवाना था स्कूल का, तो उन्होंने वहां खर्च कर दिया, वो पैसा चला गया कारपेंटर को। तो मतलब आप देखो कि एक दफा जो पैसा स्पेंड किया गया वो हैंड्स चेंज कर रहा है, और इसी को मनी सप्लाई बोलते हैं। तो अगर मनी सप्लाई, अगर आप पैसे को दबा लेंगे कहीं पर, दराज में डाल देंगे, जमीन खोद कर अंदर रख देंगे, छुपा देंगे, तो वो सर्कुलेशन में नहीं आएगा और वो आपकी कंजम्पशन को नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर मनी सप्लाई, इसीलिए कहते हैं जब आप बैंक में सेव करते हैं तो बैंक वाले आगे किसी को लोन दे देते हैं। ठीक है, अगर बैंक ज्यादा लोन देना शुरू कर दे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो हैंड्स, उसकी अपॉर्चुनिटी पैसे की है, ज्यादा हो गई है कि वो हैंड चेंज करे। और उससे फिर, अब आप देखो ना कितने लोगों ने स्पेंड कर दिया होगा। फर्ज किया मेरी इनकम 1 लाख है, तो मैंने 1 लाख खर्च किया मैंने, फिर मैंने 1 लाख जो वो मोबाइल वाले को दिया, तो उसने भी वो 1 लाख खर्च किया, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देनी थी, तो वहां पे चला गया। वहां से फिर वो कारपेंटर को 1 लाख रुपए देना था, कारपेंटर को चला गया। तो अब देखो कितने लोगों की इनकम बन रही है, ठीक है ना? तो अब ये सारे लोग स्पेंड कर रहे हैं ना, कंजम्पशन तो हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ऑफ कोर्स। तो ये है मनी सप्लाई। अच्छा, फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स आबादी बढ़ेगी तो कंजम्पशन में भी बढ़ना ही है आगे। ये सब जो है एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो जाए, इनकम टैक्स बढ़ जाए, वेल्थ कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए, पॉपुलेशन भी कम हो जाए, तो फिर एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, जैसे मैंने पहले देखा। इसी तरह दूसरा जो फैक्टर है जो कि शिफ्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट है, और उसके जो नॉन प्राइस लेवल फैक्टर है वो है राइज इन बिजनेस कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बताया आपको, कट इन कॉर्पोरेट टैक्स और एडवांस। ये भी आपको समझ आता है, ये तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं और एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ाएंगे। और अगर इसका रिवर्स कर लें, बिजनेस कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई हैं जो कि बिजनेस के अगेंस्ट जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी, और एग्रीगेट डिमांड भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देगी। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कंपनी प्रॉफिट में से टैक्स देती हैं, वो उस पर कट लगेगा, तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी है, कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि बिजनेसमैन के प्रॉफिट कॉस्ट को कम कर रही है, प्रोडक्शन ज्यादा करके दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा करेंगे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, राइट पे चली जाएगी। वरना फिर लेफ्ट पे भी जा सकती है अगर इसका हम रिवर्स कर दें। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप ले लो, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हमारे पास क्या आ रहा है जी? अगर गवर्नमेंट की डिजायर है कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, अच्छा, ये स्टिमुलेट करने की डिजायर कब होती है? जब कोई कंट्री रिसेशन में होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने के बराबर है, तो फिर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करता है, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, लोगों को इनकम मिलेगी तो वो कंज्यूम करेंगे तो इन्वेस्टर्स इंकरेज होंगे, और इस तरह इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से निकलकर ग्रोथ की तरफ चली जाएगी। तो ये मकसद होता है। तो अगर इकोनॉमी स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप बढ़ाएंगे, तो ये एक नॉन प्राइस फैक्टर है ना, स्टिमुलेट करना है जो आपने इकोनॉमी, तो एग्रीगेट डिमांड राइट पे जाएगी। और अगर आपने क्या करना है, डिजायर है पॉलिटिकल सपोर्ट विन करनी है, ऐसे भी तो होता है ना कि यार इलेक्शन आने वाले हैं, तो यार कुछ ना कुछ करके जाएं, तो ताकि लोगों को लगे कोई काम किया, तो एम ही फ्लाई ओवर, अंडर पासेज, रोड्स बनाना शुरू कर दी, ठीक है, ताकि आपको पॉलिटिकल गेन हो सके जब इलेक्शन हो। तो ये भी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड राइट में शिफ्ट कर जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंड तो कर रही है, चाहे उसका जो पर्पज है वो अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसी तरह फिर अगर हम नेट एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं, इम्पोर्ट में एक्सपोर्ट, अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है,
अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर रहा है तो इससे क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट जो है ना वो प्लस होंगी, बढ़ेंगी। सर हमारे एक्सपोर्ट सस्ते पड़ जाएंगे। हाँ, हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए। हाँ, दूसरों के लिए हमारी चीजें सस्ती पड़ेंगी तो हमारी एक्सपोर्ट सस्ती पड़ेंगी दूसरों को। तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगी और इम्पोर्ट्स जो है वो माइनस हो जाएंगी, कम होंगी, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स ओवरऑल जो नेट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आएगा वो आएगा कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और जब नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड भी राइट पे शिफ्ट कर जाएगी। और अगर इसी तरह एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो ऑपोजिट हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगी और नेट एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे चला जाएगा। अच्छा, इसी तरह राइज इन द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अगर आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव कर गई है तो एक तो काम, ये नॉन प्राइस लेवल फैक्टर्स है ना जो नेट एक्सपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो गई है तो एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, दूसरे मुल्क के लोग आपसे लेना चाहेंगे। दूसरा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, लोग कहेंगे यार अब अच्छी क्वालिटी की चीजें तो लोकली भी मिल रही हैं, चलो यार यहीं से लेते हैं। तो फिर आप यहाँ से लेना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, तो उससे नेट एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। फिर एन इंक्रीज इन इनकम्स। जैसे आप ये ले लो ना कि अब जैसे एमजी बड़ी डिमांड की गई, पहले पहले वो इम्पोर्टेड थी, कीमत बहुत बढ़ गई, तो अब वो यहाँ लोकली असेंबल्ड यहीं बनने लग गई है, तो अब लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे, अब वो यहीं से ले रहे हैं, करें यहीं से लेते हैं जी एमजी। और सस्ती भी हो गई, अब जारी बात है, वरना वो इम्पोर्ट्स की वजह से जो टैक्सेस बढ़े थे तो 80-90 लाख की चली गई, अब वो 60-70 लाख पे आ गई। अच्छा, इसी तरह एन इनकम इंक्रीज इन इनकम ब्रॉड, ये भी पड़ा हुआ है कि अगर बाहर के मुल्क के लोग अमीर हो गए हैं तो आपके प्रोडक्ट अगर वो लेते हैं तो वो ज्यादा लेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो आपका जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट कर जाएगी। और बाहर के मुल्कों की इनकम कम हो गई है जो आपसे एक्सपोर्ट, आपसे बाय करते हैं, तो फिर नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी और आपकी एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगा। अच्छा, बात ये तो आपको समझ आती है। सर हाँ जी। सर इसमें वो आता है कि जिस तरह के एक कंट्री की मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो दूसरे मुल्क मालिकों में ऑपरेट करके प्रॉफिट वापसी अपनी होम कंट्री में लेके आ रही है, तो हम्म वो इस चीज में काउंट होगा। जो, हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो देखो ना, वो जो पैसा आ रहा है वो एक्सपोर्ट है ना। हाँ जी सर। लेकिन अब ये ध्यान में रखो एक बात, वो चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, या जी आपकी सर। अपनी, आप कह रहे हो जो आपकी अपनी कंपनी बाहर काम कर रही है, ये कह रहे हो। जी सर। अच्छा, मुझे बताओ वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, हमारे लिए या उस मुल्क के लिए। उस मुल्क के लिए। तो पर ये याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ वही खर्चा या वही डिमांड ऐड की जाती है जो आपकी लोकल चीजों पे हो रही है, इसलिए तो इम्पोर्ट माइनस करते हैं। वो तो फिर आप जो खर्चा तो कर रहे हैं, पैसे आपके मुल्क में आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी चीजों पे खर्च नहीं हुए, तो वो एग्रीगेट डिमांड में ऐड नहीं किए जाते। एग्रीगेट डिमांड में वही ऐड करेंगे। यानी कि पहले अगर एमजी डिमांड की जा रही थी तो वो एमजी पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, तो उसको आप एग्रीगेट डिमांड में ऐड नहीं कर रहे हो, उसको निकालेंगे, अगर ऐड हुई भी है तो माइनस करेंगे एम के तौर पर। और अगर वो यहाँ बन रही है तो वो ऐड होगी, अब सारी बात है, क्योंकि वो आपके मुल्क में बन रही है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, फिर आ गया एग्रीगेट सप्लाई, ये की हमारे पास। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है कि टोटल जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, जो चीजें प्रोड्यूस करती हैं एक मुल्क के अंदर एक साल में, उनको अगर जमा कर लेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई आ जाती है, जिसे टोटल सप्लाई भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ वो जो आपने कहा कि सर बातें भी आपको बताया हुआ, तो यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो एग्रीगेट सप्लाई का बातें हैं। अच्छा, शॉर्ट रन जो एग्रीगेट सप्लाई का उसमें तो वो तो सिंपल ही है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास दो व्यूज आ जाते हैं, एक कंडीशन व्यू है और एक नियो क्लासिकल व्यू है। हम दोनों को भी देखते हैं, लेकिन पहले हम समझ लें कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में फर्क क्या है, हम उसको शॉर्ट रन क्यों बोलते हैं और लॉन्ग रन को लॉन्ग रन क्यों बोलते हैं। वैसे पता है आपको कि नहीं पता, किसी को पता सर है। शॉर्ट रन में मेरा सर शॉर्ट रन में मेरा ख्याल है एक होता है अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, और लॉन्ग रन में सारे हो सकते हैं। ये तो आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन का बता रहे हो, ये एग्रीगेट सप्लाई का नहीं बता रहे। बात आप ठीक कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो वो प्रोडक्शन के हवाले से जरूर है कि प्रोडक्शन का एक टाइम पीरियड होता है और हम उसे कहते हैं ये शॉर्ट रन है और ये लॉन्ग रन है। हम यहाँ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की बात अगर यहाँ करें तो अब इसको यहाँ रिलेट कैसे करेंगे, जो आपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट दिया है,
तो अब ये देखिए कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मली तो हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सॉरी सप्लाई बढ़ती है ना। अगर प्राइस बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, जी सर। ठीक है। लेकिन होता ये है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में जब प्राइस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस पे नहीं आता, उससे पहले पहले। मतलब इसका क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। मतलब ये है कि अगर एक चीज जो है वो बिक रही है, हम कहते हैं मोबाइल है, सेलफोन है, जो कि बिक रहा है 50,000 का। अच्छा ओके, समझ आती है बात की। लेकिन अगर अब इस सेलफोन की प्राइस बढ़ जाए तो इसको बनाने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी तो कहेंगे जनाब हमारी भी वेजेस बढ़ाएं जी, देखें जी आपका भी चीज की कीमत बढ़ रही है तो हमें हमें पैसे ज्यादा दें। तो ये एडजस्ट होने से पहले पहले, यानी कि उस टाइम फ्रेम में की बात हो रही है जब आपकी जो फिनिश गुड्स हैं उनकी तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस में नहीं आया। यानी कि रेंट नहीं बढ़ा, वेजेस नहीं बढ़ी, इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। तो ये हमने ध्यान में रखना है, उन पे इम्पैक्ट इसका अभी नहीं आया। तो हम कहेंगे ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। अब ये जो लिखा हुआ है मैं इसे भी पढ़ दूं तो शायद आपको समझ आए कि ये क्या लिखा है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज द आउटपुट दैट विल बी सप्लाइड इन अ पीरियड ऑफ टाइम when the prices of factors of production जैसे कि इनपुट्स आपके रिसोर्सेज हैं लैंड लेबर कैपिटल वगैरह have not had time to adjust to changes in aggregate demand and the price level। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एग्रीगेट सप्लाई हम बनाते हैं जरा, ये एग्रीगेट सप्लाई है और हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड है। अच्छा अब ऑफ कोर्स ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हमें नजर आएगी कि अभी बस हमने आगे पढ़ना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। प्राइस लेवल ये इक्विलिब्रियम में चल रहा है, यहाँ हमने इनकम ली हुई है जीडीपी जो कि इक्विलिब्रियम में है, ओके ये हमें पता है। अच्छा अब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, जैसे हमने बात की शिफ्ट हो गया ना, किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ऊपर आ गया, आपने प्राइस ज्यादा कर ली, ज्यादा हो जाएगी, P1 पे चली गई और ये हमारे पास यहाँ पर ये इनकम आ गई। अच्छा अब प्राइस तो बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ी है, लेकिन इसका इफेक्ट, प्राइस तो बढ़ी है लेकिन इसका इफेक्ट किस पे नहीं आया, वेजेस पे नहीं आया, रेंट पे नहीं आया, ठीक है, वगैरह वगैरह। यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है, यही होती है ना, लेबर की प्राइस क्या है, लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी प्राइस क्या है वेजेस, लैंड क्या है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्राइस क्या है रेंट। तो उस पे अभी इम्पैक्ट नहीं आया प्राइस बढ़ने से, वरना वो वेजेस भी बढ़ेंगी, रेंट भी बढ़ेगा, तो बाकी भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक उन पे जब इम्पैक्ट नहीं आया तो इस टाइम पीरियड में जो एग्रीगेट सप्लाई होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि दोबारा बता रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने से और उससे जो प्राइस में चेंज आता है एज ए रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस पे नहीं आया होता। तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का। अच्छा अब वापस चलते हैं और यहाँ भी ऑलमोस्ट वही बात ही लिखी हुई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ये होता है कि वो इम्पैक्ट आ जाता है, सीधी सी बात है। यानी कि जब आपकी डिमांड बढ़ेगी और उससे प्राइसेस भी बढ़ेंगी तो उससे जो इफेक्ट है उसका प्राइस बढ़ने का, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस पे भी आ जाएगा। ये क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज द आउटपुट दैट विल बी सप्लाइड इन द टाइम पीरियड when the prices of factors of production have fully adjusted to changes in aggregate demand and the price level। इसका मतलब है कि अब जो है क्या होगा कि आपका जो वेजेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी और रेंट भी बढ़ जाएगा। तो वो लॉन्ग रन सप्लाई का बन जाएगा। अभी हम शेप पे नहीं जा रहे, वो लॉन्ग रन सप्लाई का कहलाएगा। अच्छा एक तो ये बात आपको बतानी थी। और एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो इस तरह ही होता है, पॉजिटिवली स्लोप। तो अब हमारे पास अगली अगली बात बनती है कि एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है। एक रीजन तो बहुत आसान है ना,
कि प्राइस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है। क्योंकि प्रॉफिट को ज्यादा नजर आता है क्योंकि प्राइस बढ़ती है, लेकिन लेकिन उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही। फैक्टर क्योंकि कॉस्ट उनकी क्या होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस नहीं ना बढ़ रही। ठीक है, आपकी प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, रेंट नहीं पे करना पड़ता, वेजेस नहीं ज्यादा पे करनी पड़ रही। हाँ, वर्कर ज्यादा रखेंगे तो पे करना पड़ेगा, वैसे उतने ही वर्कर को ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उन वर्कर्स को से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये तो हमें समझ आती है, सीधी सी बात है। अच्छा, और बाकी भी देख लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का तो आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। अच्छा, अब ये क्यों होता है, ये प्राइस लेवल बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई क्यों बढ़ता है, उसके जो 3 पॉसिबल रीजन हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। एक है द प्रॉफिट फैक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, और वो क्या कि जब प्राइस बढ़ती है तो चूंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस एडजस्ट नहीं होती, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी उससे प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस एडजस्ट नहीं हुई, मतलब उनकी प्राइस नहीं बढ़ी, तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। वो जो गैप है ना बिटवीन द प्राइस जो चार्ज की जा रही है और वो पेमेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जा रही है वो बढ़ गया ना। इसको मगर यहाँ से समझाऊं कि लेट से, सर एडेड वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ना। नहीं नहीं, वो तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की बात है, एडेड वैल्यू नहीं, फैक्टर प्रोडक्शन भी बीच में आ रहे हैं, नहीं। अच्छा देखो, अब फर्ज किया कि आपके पास आपकी ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है और इसमें ये प्रॉफिट है और ये है पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको भी तो देनी है ना, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यही तो आपकी कॉस्ट है, बिजनेस की कॉस्ट तो यही होगी ना। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है प्राइस तो बढ़ रही है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ गई तो ये हो गया, ठीक है, प्राइस जो है वो पहले से ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन उससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो वो मैं उतनी रखूंगा, ये इतनी है ना पहले जितनी, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन उससे हुआ क्या, वो जो प्रॉफिट का एरिया है वो पहले से ज्यादा हो गया, किसके लिए, वो जो बना रहे हैं फर्म्स, तो उनको इसीलिए कहते हैं जब प्राइस बढ़ी तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। शॉर्ट रन के अंदर ऐसे होता है, क्योंकि मैंने बताया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस ने नहीं बढ़ना, दे आर येट टू बी एडजस्टेड, आपने याद रखना है, अभी एडजस्ट होना है उन्हें, वो लॉन्ग रन में होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो एक तो ये प्रॉफिट इफेक्ट है जिस वजह से प्राइस बढ़ने से जो सप्लाई है वो बढ़ती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ गया द कॉस्ट इफेक्ट। अच्छा, अब वो क्या है, वो वही कि जब आप ये इट इज अज्यूम दैट वेज रेट्स, चूंकि वो आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह वो चेंज नहीं होती, ठीक है, जब प्राइस बढ़ रही है तो उनमें चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ यही लिखा है ना कि गौर करो, इट इज अज्यूम दैट द वेज रेट्स, raw material cost and other input prices remain unchanged along an individual short run aggregate supply curve। ये मैंने आपको बताया ऊपर भी, ठीक है ना। However, average cost may rise as output increases। वो क्यों, वो इसलिए कि आपको अब मजीद प्रोडक्शन करनी है, उनको माना कि आप ज्यादा नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है आपको अलग बिल्डिंग लेनी पड़ जाए, मुमकिन है ना ये, आपको वर्कर्स को ये कहना पड़ जाए कि आप ओवर टाइम करें, तो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। दिस इज बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ओवर टाइम पेमेंट्स मे हैव टू बी पेड एंड कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग मोर वर्कर्स। आपको वर्कर रखने हैं तो उनके लिए आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई अगर बढ़ानी है तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी तो चाहिए। एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट। तो अब आपके सर उतने ही पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सर पैसे तो अगर एक वर्कर को $10 दे रहे हैं पर आवर, तो जो नया वर्कर रखेंगे उसको भी तो $10 ही देंगे ना। तो कॉस्ट तो आपकी तरह बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट तो नहीं ना बढ़ेगी, पर वर्कर तो $10 ही देना पड़ रहा है। सवाल ये बनता है आपका, लेकिन एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, उसकी वजह
आप जब किसी वर्कर से ओवर टाइम करवाएंगे ना आउटपुट आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो ओवर टाइम की पेमेंट ज्यादा होती है, याद रखना, आम वर्कर पेमेंट से। तो उससे एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा, आप नए वर्कर हायर कर रहे हैं, उनको तो उतना ही पे कर रहे हैं, फाइन, लेकिन आप उन नए वर्कर्स को हायर करने के लिए जो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आपको पड़ेगी, ठीक है, पूरी टीम चाहिए उसके लिए, एडवर्टाइजिंग जो आपको करनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो पड़ेगी आपको। तो इस वजह से एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, और इसलिए आप चाहते हैं कि प्राइस बढ़े। अगर आप आउटपुट बढ़ाना है आपने, अगर कोई प्रोड्यूसर या फर्म आउटपुट बढ़ाना चाह रही है, तो उससे पता है आउटपुट ज्यादा बढ़ाने की कॉस्ट है, यानी कि उनकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। किस वजह से? जो बता दिया, रिक्रूटमेंट है, या एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, या ट्रेनिंग की कॉस्ट है, या आपने ओवर टाइम एक्स्ट्रा पे करना है वर्कर्स को, तो एवरेज कॉस्ट बढ़नी है। तो वो तभी आउटपुट ज्यादा बनाएंगे जब प्राइस ज्यादा होगी। जब प्राइस बढ़ती है तो फर्म्स को नजर आता है कि ठीक है यार, हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, तो क्या हुआ, प्राइस भी तो बढ़ रही है अब। तो वो फिर समझते हैं कि अब इट इज जस्टिफाइड, हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्ट भी साथ में आ रहा है। तो दो बातें हमने देख ली, एक प्रॉफिट इफेक्ट, एक कॉस्ट इफेक्ट। और फिर हमारे पास आ गया एक द मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट। वो क्या? गलत फहमी। प्रोड्यूसर्स को ऐसे लगता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कीमत बढ़ रही है तो उन्हें लगता है शायद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है। मतलब ये कि अगर मैं कहूँ गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो एक ब्रांड, फर्ज किया किया का है, या चैंगन है, या आप ले लें, एमजी ले लें, तो कहेंगे यार अच्छा, कीमत हमारी गाड़ी की बढ़ रही है, इसका मतलब है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। भाई वो आपने ये देखना है कि वो ओवरऑल प्राइस बढ़ गई है। तो एक गलत फहमी ये बात अगर प्रोड्यूसर को हो जाती है कि उन्हें लगता है कि ये कीमत उनके प्रोडक्ट की बढ़ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो ओवरऑल कीमतें बढ़ रही हैं अगर उस प्रोडक्ट की, तो उसमें आपका प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं हुआ ज्यादा। ये बात, क्योंकि नॉर्मली यही कहते हैं ना, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और उसका मतलब वो पॉपुलर ज्यादा हो गया है। लेकिन बाज़ अक़ात ये मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है कि उन्हें ये लगता है कि कीमत जो बढ़ रही है वो शायद उनकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से हो रही है, लेकिन हर दफा ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो ये एक ये गलत फहमी है जिसकी वजह से वो प्राइस जब बढ़ती है ना, तो वो आउटपुट बढ़ा लेते हैं। हो सकता है बाद में उनसे कोई ले ही ना, वो साथ वाले से ले लें, ये भी मुमकिन है, किसी और से ले लें। तो ये तीन चीजें हैं, और उम्मीद है कि आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। ये तीनों क्या बता रहे हैं? ये तीनों फैक्टर्स बता रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई ऊपर की तरफ क्यों जाता है, या आउटपुट क्यों बढ़ती है शॉर्ट टर्म। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम आते हैं जी शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट भी आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें ज्यादा ये भी, और उसमें मूवमेंट भी होती है। मूवमेंट कब होती है? जब प्राइस फैक्टर ये जो हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं आपको बना दूं, एक मिनट, ये ऐसे प्राइस लेवल दिखाऊं और कहूं जी ये इनकम है, और फिर प्राइस लेवल यहाँ चला गया तो इनकम यहाँ चली गई, और प्राइस लेवल यहाँ चला गया तो ये यहाँ आ गई। ये जो प्राइस बढ़ रही है और उसकी वजह से जो आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है, ये तीन फैक्टर्स ही हैं। क्या? एक है प्रॉफिट इफेक्ट जो मैंने आपको बताया, एक बताया कॉस्ट इफेक्ट, और एक आपको बताया मिस इंटरप्रिटेशन जो उनकी है, उस वजह से आपकी बढ़ी। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रही है इधर को, ये क्या हो रही है? मूवमेंट अलोंग द कर्व, और ये प्राइस लेवल से होता है चेंज होने से। तो ये एक्सटेंशन हो रही है ना, अगर नीचे को जाएंगे तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन प्राइस लेवल से। हम तो बात करने लगे हैं शिफ्ट की, और शिफ्ट प्राइस से, प्राइस लेवल से के चेंज होने से नहीं होता, आपको पता है। वो होता है एक्सोजेनस फैक्टर से। एक्सोजेनस फैक्टर्स क्या होते हैं? वो जो कि मॉडल में डिस्क्राइब नहीं किए जाते, या जो भी रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें डिस्क्राइब नहीं किए जाते, जैसे कि यहाँ हो रहा है। अच्छा, अब तो आगे चलते हैं, तो हम उसी को देखने लगे ये। तो आप इसमें अगर हम देखें तो मेन कॉजेज चार हैं जो कि शिफ्ट करते हैं। एक है चेंज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब शॉर्ट रन में जनरली जो है प्राइस के बढ़ने से, दोबारा सुन लें, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ा है कि प्राइस के बढ़ने से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में चेंज नहीं आता। लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वैसे तो बढ़ सकते हैं ना भाई, प्राइस नहीं बढ़ी, वर्कर की शॉर्टेज हो गई, तो फिर वेज आपको वर्कर नहीं मिल रहे, तो वेज तो बढ़ाएंगे आप, ठीक है ना जी।
रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो अगर इस वजह से हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से नहीं बढ़ रही, वो वैसे ही जो मैंने आपको बताया शॉर्टेज की वजह से अगर लेट्स से कि वो बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स ये तो बिजनेस की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है। तो अगर आपकी वेज रेट ज्यादा, आप वेज रेट ज्यादा दे रहे हैं और वर्कर्स उतना ज्यादा प्रोड्यूस करके आपको नहीं दे रहा, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज नहीं हुई लेकिन वेज बढ़ गई, तो आपकी आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई। रॉ मटेरियल जो आप ले रहे हैं उससे प्रोडक्ट तो उतने ही बन रहे हैं लेकिन आपको रॉ मटेरियल पहले से महंगा पड़ रहा है, तब भी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम नजर आएगा और वो जो एग्रीगेट सप्लाई है शॉर्ट रन वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर यही इसका ऑपोजिट हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाए, वेज कम हो जाए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई हुई है और वर्कर्स नहीं मिल रहे आपको, तो आप वर्कर्स को कम रेट पे भी रख सकते हैं। तो या वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वेज आप उतनी दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो इससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी और वर्कर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इनकरेज होंगे और वो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाएंगे और इससे राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई में। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। एक है चेंज इन टैक्सेस ऑन फर्म्स, भाई फर्म पे टैक्सेस ज्यादा लगा दिए, कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो अब इसका मतलब है अब फर्म को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा क्योंकि प्रॉफिट में से एक अब हिस्सा गवर्नमेंट लेके जा रही है जो पहले नहीं लेके जा रही। तो फिर एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ जाए टैक्सेस तो एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे चला जाएगा। और अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कॉर्पोरेशन टैक्स कम हो जाए तो इसका मतलब है, या इनडायरेक्ट टैक्स जो चीजों पे लगता है ऑफकोर्स वो भी प्रोड्यूसर को ही पे करना होता है, तो वो भी अगर कम हो जाए तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और वो फिर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और एग्रीगेट सप्लाई जो शॉर्ट रन है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देगी। ये तो आपको पता ही है कि राइट पे शिफ्ट करने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है और लेफ्ट पे शिफ्ट करने से एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अच्छा ये यहीं पे, या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, अगर आपका क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ गया है या प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो गई है, अब आप उसी उन्हीं वर्कर से ज्यादा चीजें बना रहे हैं, तो आपकी जब एवरेज कॉस्ट कम हो गई है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जिससे एग्रीगेट सप्लाई जो शॉर्ट रन आपका वो राइट पे जाएगा। और अगर प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी कम हो जाए तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर आपका जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि वर्कर्स जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे इस केस में। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज की क्वालिटी थी ऊपर, अब क्वांटिटी आ गई कि आपके पास लेट्स से कि वर्कर जो है ना वो फ्लाई करके दूसरे मुल्क चले गए हैं, ठीक है, जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं और अब आपके पास यहाँ पर वो सूटेबल वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, आप ऑफ कोर्स आपको अब वो जो वर्कर की शॉर्टेज होगी तो फिर आपको ज्यादा पे देनी पड़ेगी वर्कर्स को, वो डिमांडिंग हो जाएंगे, जनाब काम करवाना है तो पैसे तो उन्हें पता है कि वर्कर्स मिल नहीं रहे, तो फिर ऑफ कोर्स जो एग्रीगेट सप्लाई है शॉर्ट रन वाला वो लेफ्ट पे चला जाएगा, प्रोड्यूसर डिस्करेज हो जाएंगे। या जैसे यहाँ लिखा हुआ है सप्लाई साइड शॉक्स, आपको एक वर्ड नजर आ रहा है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स अचानक आया, ठीक है, इसलिए शॉक बोल रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है ना, तो नेचुरल डिजास्टर आया तो वो बिल्डिंग तबाह हो गई, जमीनें अब काबिल ही नहीं रही हैं फार्मिंग के लिए, तो ऑफ कोर्स उस वक्त के लिए जब तक कि उस पर काम नहीं होता तो आपका वो जो है वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि लॉन्ग रन में वो जारी पता रिपेयर होके दोबारा से आपका पोटेंशियल उधर ही चला जाएगा, तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल शॉर्ट रन में तो कम हो गया क्योंकि आपके पास अब वर्कर्स नहीं है या लैंड इस काबिल नहीं है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जैसे पाकिस्तान में भी हुआ, फ्लड आया तो अब लैंड जो है ना वो